Earthquakes. An earthquake is simple words is shaking of the earth. So earthquake से मीनिंग क्या है? अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए तो शेकिंग ऑफ द अर्थ, मतलब जब अर्थ शेक करती है तो उसी को ही अर्थक्वेक बोला जाता है. इट इज़ कॉज ड्यू टू release of energy which generates waves that travel in all directions. अब ये अर्थक्वेक या शेकिंग ऑफ अर्थ क्यों होता है? क्योंकि जो एनर्जी रिलीज होती है, उस जो एनर्जी रिलीज होने से जो वेव्स जनरेट होती हैं, वो जब वेव्स ऑल डायरेक्शन में जब मूव करती है, ट्रेवल करती है, तो अर्थ का वो पार्ट शेकिंग करने लगता है, तो उसी को ही अर्थक्वेक बोला जाता है. वाई डज द अर्थ शेक्स? अब अर्थ शेक करती क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है? रॉक्स अलोंग ए फॉल्ट टेंड टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अब रॉक्स में जिनमें फॉल्ट होते हैं, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो अर्थ जो है वो शेक करने लगती है. सेकेंड रीजन, एज एन ओवरलेइंग रॉक्स स्ट्रेटा प्रेस देम, the friction locks them together. However, their tendency to move apart at some point of the time overcomes the friction. So दूसरा रीज़न क्या होता है कि अगर रॉक्स में अगर जिसमें स्ट्रेटा प्रेशर में आने लगता है तो उसे जो है वो फ्रिक्शन एक दूसरे के साथ में लॉक हो जाता है, तो उससे भी वो एनर्जी रिलीज होती है. एज ए रिजल्ट द ब्लॉक्स गेट deformed and eventually they slide past one another. This cause a release of energy and the energy waves travel in all directions. The point where the energy is released is called the focus of the earthquake. Alternatively it is called the hypocenter. अब जिस एरिया से अर्थक्वेक या जो एनर्जी है जो रिलीज़ हुई है, या मतलब ये कि जहाँ से अर्थक्वेक रिलीज़ हुआ है, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, उस एरिया को, उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस या हाइपोसेंटर. द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिक सेंटर. इट इज़ द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स. अब वो पार्ट जहाँ पर जैसे फोकस से कोई एनर्जी रिलीज हुई, वो अर्थ के सरफेस के ऊपर में, जो नियरेस्ट अर्थ सरफेस के ऊपर में जब वो हिट करेगा तो उस एरिया को बोला जाता है फोकस, और उस एरिया को बोला जाता है एपिक सेंटर. और वो एरिया जो एपिक सेंटर है वो सबसे पहले उन वेव्स को एक्सपीरियंस करता है. तो यहाँ हमने 2 न्यू टर्म्स देखे, फोकस या एपिक सेंटर, मतलब जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ से अर्थक्वेक ने स्टार्ट किया है, और एपिक सेंटर, फोकस और हाइपोसेंटर जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, और एपिक सेंटर जहाँ पर अर्थक्वेक सबसे पहले अर्थ सरफेस के ऊपर जहाँ पर उसने हिट किया है वेव्स ने, तो वो सबसे पहले अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस करते हैं. अर्थक्वेक वेव्स. All natural earthquakes take place in the lithosphere, depth up to 200 km from the surface of the earth. So अब अगर ये देखा जाए कि नेचुरल जो अर्थक्वेक्स हैं वो लिथोस्फीयर में अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर की डेप्थ तक में वो ओरिजिनेट हो सकते हैं. एन इंस्ट्रूमेंटल कॉल्ड सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड द वेव्स रीचिंग द सरफेस. अब जो अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है सिस्मोग्राफ. अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स. अब इनको 1 बाय 1 देखते हैं. क्या बॉडी वेव होती है, क्या सरफेस वेव्स होती हैं? बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी at the focus and move in all directions traveling through the body of the earth. अब जो बॉडी वेव है वो जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, मतलब फोकस से जो वेव के थ्रू जो एनर्जी निकलती है, जो अर्थ की
इंटीरियर बॉडी के अंदर मूव करती है, उन वेव्स को बोला जाता है बॉडी वेव्स। द बॉडी वेव्स interact with the surface rocks and generate new sets of waves called surface waves। अब जब बॉडी वेव्स अर्थ सरफेस के ऊपर रॉक्स में आकर जब वो हिट करती है तो वहाँ से न्यू वेव्स फॉर्मेशन होता है जिसको सरफेस वेव्स बोला जाता है। दीज वेव्स मूव अलोंग द सरफेस। सो जो सरफेस वेव है वो तो सरफेस के ऊपर चलती हैं और जो बॉडी वेव है वो अर्थ के इनसाइड इंटीरियर ऑफ द अर्थ ये ट्रेवल करती हैं। बॉडी वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, पी वेव्स एंड एस वेव्स। अब अगर बॉडी वेव्स को देखा जाए तो उनकी टू कैटेगरी होती है, पी वेव्स एंड एस वेव्स। अब इनको वन बाय वन देखते हैं, पी वेव्स एंड एस वेव्स। फर्स्ट वन, पी वेव्स। दीज वेव्स मूव्स फास्टर and are the first to arrive at the surface and are also called primary waves। अब जो P waves होती हैं उनकी स्पीड फास्ट होती है, ये फास्टर होती है कंपेयर टू S वेव, और क्योंकि इनकी स्पीड ज़्यादा है तो ये अर्थ सरफेस के ऊपर सबसे पहले ये अराइवल करती हैं और इनको प्राइमरी वेव्स बोला जाता है। दीज आर सिमिलर टू साउंड वेव्स एंड ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स एज साउंड। अब जो पी वेव्स होती है वो साउंड वेव्स के सिमिलर होती हैं, इसलिए वो गैस, लिक्विड और सॉलिड हर तरीके के मटेरियल में ये ट्रेवल कर सकती हैं जैसे कि साउंड वेव्स होती हैं। पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। सो पी वेव को अगर देखा जाए तो पी वेव लाइक साउंड वेव्स होती हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों तरीके की मटेरियल में ये मूव कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। सेकंड वन, एस वेव। दीज वेव्स अराइव्ड एट द सरफेस विच सम टाइम लॉग एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। अब जो एस वेव होती है उनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है कंपेयर टू पी वेव और इनको सेकेंडरी वेव्स बोला जाता है। दीज वेव्स कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स विच हैज हेल्प्ड साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब जो एस वेव्स होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल में ही ट्रैवल कर सकती हैं, लिक्विड और गैसियस में ये ट्रैवल ये नहीं कर पाती है। इसीलिए साइंटिस्ट जितने भी हैं उनको अर्थ के इंटीरियर को थोड़ा सा समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाता है, वो उसको ईजिली कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन कॉज वेव्स टू रीबाउंड वेराज refraction makes waves move in different directions. These waves are more destructive as they cause displacement of rocks and hence the collapse of structure occurs। अब जो S waves होती हैं ये comparatively ज़्यादा destructive होती हैं। The direction of vibration of S waves is perpendicular to the wave direction in the vertical plane, hence they create through the crest in the material through which they pass। अब जो S waves होती हैं ये परपेंडिकुलर जो है ये मूव करती है, इस डायरेक्शन में ये मूव करती हैं, और S waves P waves जो होती हैं वो पैरेलल मूव करती हैं और S wave जो है ये परपेंडिकुलर मूव करती है एक दूसरे के। शैडो जोन। Earthquake waves get recorded in seismographs located at far off locations. However, there exist some specific areas where the waves are not reported. Such a zone is called the shadow zone। अब जनरली क्या होता है कि जो अर्थक्वेक में जितने भी वेव्स, एस वेव या पी वेव जो जनरेट होती हैं वो सिस्मोग्राफ के ऊपर में उनको जो है रिकॉर्ड किया जाता है, बट बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर ये वेव्स रिपोर्टेड नहीं होती, सो उस जोन को जनरली शैडो जोन बोला जाता है। ए जोन बिटवीन 105 डिग्री एंड 145 फ्रॉम एपिक सेंटर वाज आइडेंटिफाइड एज द शैडो जोन फॉर बोथ द टाइप्स ऑफ वेव्स। अब जनरली क्या होता है कि 105 से लेके और
145 डिग्री जो बनते हैं एपिक सेंटर से, इस एरिया में जो वेव्स हैं वो रिपोर्टेड नहीं होती, सो उस एरिया को शैडो जोन की कैटेगरी में रखा जाता है। द इंटायर जोन बियॉन्ड 105 डज नॉट रिसीव्स एस वेव्स। द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द पी वेव्स। अब जो 105 डिग्री वाले जोन में जो है एस वेव्स रिकॉर्ड नहीं की जाती है। सो शैडो जोन वाइज अगर देखें तो एस वेव का जो शैडो जोन होता है वो पी वेव्स के शैडो जोन के कंपेरेटिवली ज़्यादा लार्जर होता है। द शैडो जोन ऑफ पी वेव्स अपीयर्स एज ए बैंड अराउंड द अर्थ बिटवीन 105 डिग्री एंड 145 अवे फ्रॉम द एपिक सेंटर। सो जो पी वेव का जो शैडो जोन बनता है वो कंपेरेटिवली लार्ज होता है एस वेव के साथ में अगर इसको कंपैरिजन देखें तो। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। सो अर्थक्वेक्स को अगर टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक में देखें तो फर्स्ट वन इज टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स जनरेटेड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग ए फॉल्ट प्लेन। मतलब जब टेक्टोनिक प्लेट में जब मूवमेंट होती है, जब टेक्टोनिक प्लेट आपस में एक दूसरे को हिट करते हैं तो उस टाइम में जो अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसको टेक्टोनिक अर्थक्वेक की कैटेगरी में रखा जाता है। वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स, ए स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक, दीज आर कन्फाइंड एज ए एरिया ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। अब जिन एरिया में एक्टिव वॉल्केनोज ज़्यादा होते हैं उस एरिया में जनरली वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स बनते हैं। Next, collapse earthquakes. In the areas of intense mining activity, sometimes the roof of underground mines collapse causing minor tremors. अब क्या होते हैं कि अगर किसी माइनिंग एरिया में अगर माइनिंग का उस पार्ट का अगर कोई रूफ कोलैप्स कर जाता है, मतलब अगर माइन अगर कोलैप्स कर जाती है तो उस टाइम में भी उस एरिया की जो अर्थ है उसमें भी शेकिंग होगी, वो अर्थ भी वाइब्रेट करेगी, वो एरिया भी वाइब्रेट करेगा। तो उस टाइम में जो अर्थक्वेक जो ओरिजिनेट होगा उसको कोलैप्स अर्थक्वेक की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स। ग्राउंड शेकिंग में ऑल्सो ऑकर ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेस। अब जनरली क्या होता है कि अगर किसी एरिया में न्यूक्लियर या केमिकल के थ्रू अगर कोई एक्सप्लोजन होता है तो उससे भी जो ग्राउंड है वो शेकिंग होगा और उसी को ही एक्सप्लोजन अर्थक्वेक की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट, मेजरिंग अर्थक्वेक्स। द अर्थक्वेक्स इवेंट्स आर स्केल्ड आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शेक। सो अब अगर अर्थक्वेक को मेजरिंग करने का अगर पैरामीटर देखें तो फर्स्ट वन इज रिक्टर स्केल। द मैग्नीट्यूड स्केल इज known as the Richter scale. The magnitude is expressed in absolute number 0 to 10. अब जो अर्थक्वेक आया है उसका जो मैग्नीट्यूड स्केल है अगर हम उसको स्केलिंग करते हैं तो 0 से लेके 10 की रेंज में उसको स्केलिंग किया जाता है और वो रिक्टर स्केल में एक्सप्रेस होता है। नेक्स्ट, जो अर्थक्वेक को मेज़र करने का जो तरीका है वो है मर्कैली स्केल। द इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मर्कैली, एन इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट। द रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल इज 1 to 12। तो अगर इन दोनों में देखा जाए मर्कैली और रिक्टर स्केल में, तो रिक्टर स्केल जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, उसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स। अब अर्थक्वेक अगर किसी एरिया में ओरिजिनेट हुआ है तो उससे क्या क्या इफ़ेक्ट होगा। सो फर्स्ट वन इज़ ग्राउंड शेकिंग। उससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर उस एरिया में जो लैंड है वो शेक करना स्टार्ट कर देगी, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी। तो उससे क्या होगा, हमें एक शेकिंग हमें फील होगा कि वो अर्थ जो है वो शेक कर रही है। सेकंड इज़ डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट्स। अब इससे क्या होगा कि बहुत सारे ग्राउंड सेटलमेंट्स भी ओरिजिनेट होते हैं। लैंड एंड मड स्लाइड।
अगर किसी एरिया में अर्थक्वेक आएगा तो वहाँ पर मड स्लाइड हो सकता है या लैंड स्लाइड हो सकता है। सॉइल लिक्विफिकेशन, उससे क्या होगा, सॉइल में भी लिक्विफिकेशन हो जाएगा। ग्राउंड लर्चिंग, अब ग्राउंड लर्चिंग भी हो जाएगा, मतलब जो अर्थ है वो थोड़ा सा अपने एक्सिस पे वो थोड़ा सा टिल्ट भी हो सकती है। एवलॉन्चेस आ सकते हैं, एवलॉन्चेस भी होते हैं। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, जो पर्टिकुलर वो एरिया है वो भी थोड़ा सा डिस्प्लेस हो सकता है। फ्लड्स फ्रॉम डैम एंड लेवीज फेल्योर्ड, अब अगर किसी एरिया में अगर बहुत हाई इंटेंसिटी का अगर अर्थक्वेक आया है तो उस एरिया में डैम या जो नेचुरल जो लेवीज बनते हैं वो भी कोलैप्स हो सकते हैं और उससे उस एरिया में फ्लड भी हो सकता है। नेक्स्ट, फायर्स, फायर भी होते हैं, जैसे जनरली अगर किसी रेजिडेंशियल एरिया में या कहीं भी अगर अर्थक्वेक आया है तो बिल्डिंग्स कोलैप्स होती है, उससे क्या होगा कि उस एरिया में फायर भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल कोलैप्स, अब अर्थक्वेक अगर बहुत हाई इंटेंसिटी का है तो वो क्या करेगा कि उस एरिया में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, डैम हो सकते हैं, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, वो भी कोलैप्स कर सकती हैं। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी फॉलिंग हो सकते हैं, गिर सकते हैं। और सुनामी, उस एरिया में सुनामी भी जो है वो ओरिजिनेट हो सकती है, जनरली ये देखा जाता है। अब द फर्स्ट 6 लिस्टेड अबव have some bearing upon landforms, while other may be considered as the effects causing immediate concern to the life and properties of people in the region. The effects of tsunami would occur only if the epicenter of the tremors is below oceanic water and the magnitude is sufficient height. तो ये भी जनरली देखा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।